नमस्कार, मैं लखनऊ से सौरभ शुक्ला और राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं यूपी की महाभारत से। उम्मीदवारों के आपराधिक मुकदमों को सार्वजनिक ना करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। ये पीआईएल बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कैराना के सपा उम्मीदवार नाहिद हसन को लेकर के दायर की थी। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि क्या कभी योगी जी ने बताया कि उन पर कितने केस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार बीजेपी में हैं। पालन कर रहे हैं, जो नियम दिए गए हैं उनको हम पालन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अगर इस तरह के पीआईएल किए जाए और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई और वो भी गिने गए। रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट नाहिद हसन पर भी सफाई दी। कहा कि बीजेपी सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर झूठे मुकदमे किए गए। नाहिद हसन भी उसी कड़ी का हिस्सा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। कैराना से पलायन के मुद्दे को उठा रही बीजेपी को लेकर के हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने कैराना से एक रिपोर्ट की है। नाहिद हसन जो कि उम्मीदवार हैं वो जेल में हैं, तो उनकी बहन इकरा प्रचार संभाल रही हैं। तो वहीं हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के सबसे विवादास्पद और सबसे हॉट सीट यानी कैराना में इस वक्त मौजूद हूं। कैराना का जब भी नाम आप लोग सुनते होंगे तो आपके जहन में जो बीजेपी के आरोप हैं, हिंदुओं का पलायन, अपराधियों को संरक्षण देने का जो मामला है, वो आपके जहन में गूंज जाता होगा। कैराना का नाम चले और नाहिद हसन का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? मैं इस वक्त नाहिद हसन के घर पर हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये उनका पुश्तैनी घर है नाहिद हसन का। उनके जो पिता हैं मुनव्वर हसन, उनकी मौत हो चुकी है, 4 बार के सांसद रह चुके हैं। परिवार के लोग जो है एक इकरा हसन हैं। सपा के आला कमान ने उनको फिलहाल मीडिया के सामने आने से मना किया है। अभी हमारी इकरा हसन से बात हुई है। इकरा हसन का ये कहना है कि फिलहाल नाहिद हसन ही कैराना की सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर कोई तकनीकी मामला नहीं फंसता है, जब बहुत ही एक तरीके से पुख्ता हो जाए कि अब किसी भी तरीके से वो नहीं लड़ सकते हैं, तभी वो नहीं लड़ेंगे। अभी की हम बात करें तो इकरा का ये कहना है कि नाहिद हसन ही कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो 2014 में जब उन्होंने सियासी शुरुआत की तो उस वक्त उनके ऊपर केस थे कि नहीं? नहीं, कोई केस नहीं था। हाँ। ना 2014 में था, ना 15 में था, ना 16 में था, ना 17 में था, 18 में आगे हाँ
जो हमारे एसएसपी थे यहाँ से हाँ। अजय पाल शर्मा, उन्होंने जो है कोई विवाद होगा था इनका आपस में, उन्होंने उस पर मुकदमा लगा दिया था। वो बीजेपी ये कह रही है कि तमाम सारे हिंदुओं का पलायन कैराना से हुआ और उसके पीछे कहीं ना कहीं नाहिद हसन थे। मेरा कहना यह है कि ये मुद्दा 2014 में माननीय हुकम सिंह जी जो हमारे स्वर्गीय हैं उन्होंने उठाया था, लेकिन पलायन का मुद्दा जब आया तो उसमें हुकम सिंह जी ने ही खुद माफ़ी मांगी है कि मैंने पब्लिक इंटर कॉलेज में खड़े होकर के उन्होंने एक मीटिंग की पूरे कैराना की और उन्होंने माफ़ी मांगी कि साहब पलायन जो है मैंने कानून व्यवस्था पे कहा था, किसी हिस्ट्री शीटर या किसी आम आदमी के लिए नहीं, मेरे लिए तो मृगांका सिंह मेरी बेटी हैं और नाहिद हसन भी मेरे बेटे जैसे हैं। अच्छा, नाहिद हसन भी उनके बेटे हैं? जी जी। वो कैसे बता रहे हैं कि फोर फादर उनके जो है? जी 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 जी। अच्छा, क्योंकि फोर फादर चौधरी हुकम सिंह जी के और जो नाहिद हसन जी हैं उनके सेम थे। अच्छा। अब वो कन्वर्टेड इधर मुस्लिम गुजर हैं और वो हिंदू गुजर हैं। अच्छा, सिर्फ दोनों इतना है। गुजर? दोनों गुजर हैं अच्छा, और फोर फादर दोनों के सेम हैं। अच्छा जी। तो माफी मांगी थी उन्होंने कि हमने कोई किसी एक शख्स के ऊपर नहीं कहा था। कैराना के लाखों लोगों को बुला करके उन्होंने माफी मांगने का काम किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा रामपुर के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 23 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हो गए हैं। आज हमने उनसे बात की तो वो बोले कि उनके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र किया गया और अगर वो ज्यादा बोले तो मौजूदा सरकार उन्हें फिर से जेल में डाल देगी। देखिए हमारे साथ उनकी ये बातचीत। यूपी में 5 साल एक बहुत नाम चर्चित रहा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई। वो नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के सांसद आजम खान साहब का, जो लगभग 23 महीने से जेल में हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में थे, जो 2-3 दिन पहले सीतापुर जेल से छूटकर बाहर आए। हमारे साथ बात करने के लिए अब्दुल्ला आजम एक्सक्लूसिव हैं। अब्दुल्ला, आपके ऊपर तमाम मुकदमे, आप और आपके फादर के ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी, जमीन कब्जे के मुकदमे, किताब चोरी, गहने चोरी, पायल चोरी, अंगूठी चोरी, मुर्गी चोरी, कागज फर्जीवाड़े, इतने सारे मुकदमे आपके ऊपर। एक सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि एक परिवार को बर्बाद करना है, बदनाम करना है, उसके साथ जितना अन्याय मुमकिन हो उतना अन्याय करना है, और अगर किसी को अन्याय करना है तो उसे कौन रोक सकता है। और भाई सरकार तो सरकार है, क्या कर लेगा कोई, इंसाफ मिलेगा। अब्दुल्ला, 23 महीने आप जेल में रहे, आपके फादर आजम खान साहब अब भी जेल में हैं, आपकी मदर 10 महीने जेल में रही। कितने मुश्किल थे वो दिन जेल में? अभी भी आजम खान साहब हैं और आपकी बेल सितंबर में हो गई थी सारे केसेस में, तब भी आप बाहर आने के बजाय जेल में ही थे अपने फादर का ख्याल रखने के लिए। देखिए, आपको मालूम होगा यूपी के जो हालात हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जेलों का माहौल भी मालूम होगा, कस्टोडियल डेथ जो ही है उनका ही मालूम होगा। यूपी की जेलों का हाल ये है इस वक्त कि जिसको हथियार पहुंचना है वो भी पहुंच रहे हैं, जो चीज़ अंदर जानी है वो जा रही है। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कई रात ऐसी गुजरी कि जब ऐसा लगा कि शायद अब कल का सूरज नसीब में नहीं है। कोविड के दौर में 9 दिन तक एक कोविड पॉजिटिव, जो कि हाई रिस्क एज ग्रुप में है, डेल्टा वेरिएंट में, और कई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और कई बीमारियों से ग्रसित है, उसकी 9 दिन इलाज में देरी करना क्यों की गई थी आप नहीं जानते? फिर मेदांता में एडमिट रहा, काफी सीरियस रहे वो तो जब बहुत बात बिगड़ गई और अदालत, इन लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अदालत से करके हम इस तरीके से फंस जाएं, तो इजाज़त दी गई, वरना इजाज़त कहाँ मिल रही थी? उनकी जान बचना एक मौजज़ा है। अगर कैमरा जेल जा सकता होता तो मैं आपसे जाकर कहता कि वहाँ की सच्चाई देखिए, और फिर मुझे बताइए कि एक आदमी जो 9 बार विधायक रहा हो, दूसरी बार का सांसद हो, मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, सब कुछ रहा हो, जिसे B क्लास जेल मिलना कानून हो, वो एक C क्लास कैदी से बुरे हालातों में एक तन्हाई की कोठरी में पड़ा हुआ है। खैर, तो अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर हैं, मुकदमे
अदालत में है, लेकिन अब वो जनता की अदालत में मौजूद है। इनका कहना है कि वो पार्टी जहां से चुनाव लड़ाएगी वहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं कहेगी तो नहीं लड़ेंगे, प्रचार करेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। और कह रहे हैं कि जल्द वो चाहते हैं कि आजम खान रिहा हो और उनके बीच हो। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, NTV इंडिया। तो अब सीधे चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां पर हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती के साथ मौजूद हैं भगवंत मान, जो कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के CM उम्मीदवार हैं। धन्यवाद सौरभ। NDTV इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सीधे चलते हैं भगवंत मान साहब के पास, जिनके नाम की घोषणा आज केजरीवाल साहब ने की है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला NDTV इंडिया से बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे है कि आज जब घोषणा हुई तो ऐसा लगा जैसे आज ही ताजपोशी हो रही हो आपकी। आप एक सांसद हैं, सांसद को चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाना एक बड़ी बात है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन जी। आज पंजाब के इतिहास में बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार हुआ इतिहास में कि लोगों से पूछा गया। 21.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने विश्वास जताया। मेरा हौसला बढ़ा, मेरा विश्वास बढ़ा, मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई और पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तनदेही से जिम्मेदारी निभाऊंगा, कोई ताजपोशी नहीं। आज सिर्फ चेहरे का ऐलान हुआ है, अभी ये काम तो 10 मार्च को करेंगे, खुशियां मनाने वाला, कि जब पंजाब के लोग अपनी सरकार बनाएंगे जी, जो उनकी अपनी होगी, जिसमें फैसले उनके अपने होंगे, उनकी मर्जी के मुताबिक होंगे। आप बड़े कॉमेडियन हैं। आप कॉमेडी में कहा जाता है कि वो पंच लाइन की जो टाइमिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन आपके पास चुनौतियां भी हैं। अभी देखा कि हमने फिरोजपुर से आंसू मांगर जो है टिकट मिलने के बाद पलट गए। पिछली बार भी देखा आप अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी थी, फिर भी पार्टी टूट गई। तो ये एक चुनौती है आपके पास। बिल्कुल है, मुझे टीम को साथ लेके चलना है। 2.25 करोड़ लोगों की टीम को साथ लेके चलना है। एक आध नेता बदल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी की नीति और नीयत नहीं बदलनी चाहिए। ये कांग्रेस जो है उसकी हालत देख लो कि फिरोजपुर देहाती से अपनी सिटिंग MLA को छोड़कर हमारे वाले को ले रहे हैं कि जी ये नया लड़का है, इसको लड़ाते हैं। तो ये यहां से कांग्रेस की खस्ता हालत जो है वो भी लोगों के सामने आ रही है। एक और चुनौती है जो कि किसान यूनियन, जो संयुक्त समाज मोर्चा जो चुनावी मैदान में है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने बहुत कहा कि इतने कम समय में इसको क्यों दिया गया है पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा चुनाव लड़ने के लिए। वो एक चुनौती है आपके लिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए मनोरंजन जी, पानी पी लीजिए सर। कोई बात नहीं। तो किसान अब इलेक्शन में जाएंगे। पहले वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो हमारे स्टेज पर मत आए। अब वो खुद पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को सब पता है कि कौन किसका नुकसान करने आया है, कौन कितने पानी में है। लोगों ने ऑलरेडी मन बना रखा है कि आम आदमी पार्टी को वोट देना है। इनको दिल्ली में अच्छी गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस है। अस्पताल, बिजली, पानी, स्कूल, ये पंजाब के भी ठीक हो जाएंगे। तो उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। नई पार्टी बनाई है उन्होंने। और बाकी तो लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। सही कहा आपने। आप कवि भी हैं, आप खेल के प्रेमी भी हैं। मुझे मालूम चला कि आप मैच देखना पसंद करते हैं। आप NBA को भी फॉलो करते हैं। आप अपने सहपाठी मित्रों को हवाई यात्रा भी कराते रहे हैं। जब भी आप पंजाब के बाहर जाते थे अपना प्रोग्राम कराने के लिए, अपने दोस्तों को ले जाते थे। ये सब बात सही है या नहीं है? और आपको कहा जाता है मोबाइल नंबर बहुत याद रहता है। बिल्कुल सही है। में भी इतना आपने मेरे बारे में रिसर्च कर रखा है। तो मुझे मेरे दोस्त गूगल मान कहते हैं। मैं बहुत, मेरे फ़ोन नंबर मेरे याद हैं और इससे मेमोरी थोड़ी अपडेटेड रहती है। NBA देखता हूँ, लिब्रॉन जेम्स का फ़ैन हूँ, शकील ओनील का फ़ैन, जो आप खेल नहीं रहे,
स्टीफन करी फेवरेट प्लेयरों में है, केडी ड्रायंट मेरे फेवरेट प्लेयरों में है, और एलए लेकर्स की टीम जो है वो मेरी फेवरेट है। तो टेनिस का फैन हूं तब से, जब मैं गांव में होता था, जब गैब्रिला सबातीनी, मार्टिना नवरातिलोवा, बोरिस बेकर, जॉन मैकेनरो और स्टीफन एडबर्ग वगैरह खेलते थे। तो हर चीज में सीखता था मैं, धीरे धीरे सीखता गया और उसके बाद कलाकारी में मुझे ये बातें काम भी आई कि रेडियो का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मैं फ्रीक्वेंसी बता सकता हूं आज भी कि 873 किलो हर्ट्ज पर जलंधर है, 819 किलो हर्ट्ज पर दिल्ली ए है, और 702 पर ऑल इंडिया रेडियो है, 666 मेगा हर्ट्ज पर दिल्ली बी है, या मैच वगैरह आते हैं, 630 किलो हर्ट्ज पर लाहौर है। तो मैं आज भी जो है वो रेडियो का फैन हूं। गाड़ी में आजकल तो गाड़ियों में रेडियो वैसे आने लगे हैं। मान साहब, आपकी कॉमेडी के वजह से आपको प्रसिद्धि मिली, लेकिन एक जो आप एक किस्सा सुनाते थे वो अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा आप सुना दें। जंगल में चुनाव हुआ था एक बार, वो किस्सा बहुत फेमस है, वो यदि आप हमारे दर्शकों को बता सकें, चुनाव से ही रिलेटेड है। जी, एक बार जब लोकसभा जो है अड़जन हुई अनिश्चितकाल के लिए, तो वहां पे स्पीकर साहब के चैम्बर में वहां बैठते हैं, सारे चाय पीते हैं। तो स्पीकर साहब ने मुझे कहा, भगवंत जी कविता सुनाइए कोई अच्छी वाली। अब मोदी साहब वहां बैठे हैं, सोनिया गांधी जी बैठे हैं, मुलायम यादव जी बैठे हैं, और बड़े बड़े नेता सभी पार्टियों के बैठे हैं। अब ऐसी जगह पे क्या सुनाए, तो मेरे दिमाग में अचानक आया, तो मैंने सुना दी। वो बहुत बढ़िया स्टायर व्यंग है वो। इसमें जो कविता है, इसमें कहीं भी इंडिया का नाम नहीं है जी, लेकिन जो सुनता है वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता जी। इरशाद के जानवरों ने फैसला किया डेमोक्रेसी लेके आएंगे जंगल में, लोकतंत्र, शेर अपने आप राजा बन जाता है। इलेक्शन में खड़ा हो जाए, जीत जाए तो राजा बन जाएगा, सबको हक है। तो माहौल क्या था, इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही जंगल में चुनाव ऐलाने, अपने अपने चुनाव पर लगे जानवर जाने। शेर जी बकरी के घर गए, बोले बहन जी सत श्री अकाल है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। बकरी बोली हाल तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल आज हैरान बड़ा है कि शेर मेरे आगे दोनों हाथ जोड़कर खड़ा है। शेर ने कहा, बहन जी क्यों शर्मिंदा करते हो, अब हम जंगल में एकता और अखंडता से रहेंगे, अपने मेमनों को समझा देना कि शेर अंकल अब उनको कुछ नहीं कहेंगे, आज के बाद आप अपना परिवार खुशहाल रखना, लेकिन आने वाले चुनाव में मेरे चुनाव की चिन्ह का जरा ख्याल रखना। रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, रंग बिरंगी झंडियों से रंगा पड़ा था चंबल, बिल्लियां बांट रही थी चूहों को मुफ्त कंबल। गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, गीदड़ को कहा गया आधा जंगल तेरा होगा, उल्लू को बोले वोट डाल दिन में भी अंधेरा होगा। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, वो उनको उठा के खा जाती है। चूहों को आश्वासन दिया गया चील नहीं रहेगी, और चीलों को विश्वास दिया गया कि चूहों की सप्लाई में ढील नहीं रहेगी। अब शेर जी पूरा दिन इलेक्शन कैंपेन करके घर आते हैं, वो कहते हैं पूरा जंगल घेरनी क्या कर लिया मेरी डार्लिंग शेरनी। शेरनी ने कहा, शेर जी पति देव जी मेरा बाहर सैर पर जाने को दिल करता है, एक नरम सा नाजुक सा खरगोश खाने को दिल करता है। तो शेर ने कहा, अरे भाग्यवान ये सुन ले मेरी फरियाद, खरगोश जितने मर्जी खा लेना, लेकिन इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के बाद। चलिए भगवान, ये स्टार मैंने किया था कि इलेक्शन के बाद वो जनता को खरगोश समझते हैं जो नेता हैं, और उनको मर्जी से खाते हैं। इलेक्शन तक वो अपने हाथ जोड़ते हैं, ये कर देंगे, पिता भी कहते हैं, ताऊ भी कहते हैं, पांव हाथ भी लगाते हैं। तो ये स्टाइल था सर। चलिए, बहुत बहुत और भी बहुत सारे किस्से मुझे सुनने थे। चन्नी साहब और सुखबीर बादल के साहब के बारे में जो आपने लंबी की रैली में कहा था, लेकिन आज वक्त मेरे पास इतना ही है। अब तो आप बन गए हैं तो मुलाकात होती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी मनोरंजन भारती जी। थैंक यू सर। वक्त है छोटे से ब्रेक का।
नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। अब सीधे मुंबई चलेंगे। वजह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले साहब हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। दरअसल पटोले साहब का एक बयान जो है उसको लेकर के बीजेपी को एक मुद्दा हाथ लगा है चुनाव के इस वक्त। हालांकि पटोले साहब बोलने में घबराते नहीं हैं, गठबंधन की सरकार में है, फिर भी अकेले चुनाव, कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कहते आए हैं। पटोले साहब, आपका जो ये बयान आया है कि मोदी को मार सकता हूं, गालियां भी दे सकता हूं, इसको लेकर के आपको लगता नहीं आपने बीजेपी को एक मुद्दा थमा दिया है? मनोरंजन जी, आपको पता होगा और आपके माध्यम से भी मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में बीजेपी की जमीन खिसकते जा रही है और बात का बतंगड़ बनाना बीजेपी की पहले से ही खासियत रही है। हमने एक गांव के बदमाश के बारे में मेरे पास कंप्लेंट लोगों ने की। मैं लोगों के समूह में था। ऑलरेडी हमारे यहाँ पर स्थानिक निकाय की चुनाव चल रहे हैं और उसमें जब मेरा स्पीच होने के बाद मैं लोगों के बीच में गया तो लोग मेरे को वहाँ के एक गांव के बदमाश की ये किया और उसका नाम भी मोदी है। एक्चुअली उसका नाम है उमेश गर्डे उर्फ मोदी, ऐसा उसको बोला जाता है। तो मैंने तुरंत उस बात को कहा कि तुम डरने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ और मैं कोई मोदी से डरता नहीं हूँ। समय है तो उसको मारेंगे भी। तो ये गुंड आदमी जो होता है, लोगों को तकलीफ देने वाला होता है, उसके बारे में आज हमारे यहाँ छानबीन भी हुई। ऑलरेडी वो तथाकथित जो मोदी था वो भी पकड़ा गया। जो लोगों ने मुझे कंप्लेंट की वो भी पुलिस ने उनके बयान दर्ज करा लिया। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसी परिस्थिति होगी कि जो केंद्र की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, जिनने देश बेचने का काम शुरू किया, किसान को तकलीफ देने का काम शुरू हुआ 3 काले कानून लाकर, आज बेरोजगारों का देश, ऐसा इस देश की पहचान बनाने का काम केंद्र के बीजेपी और मोदी जी की सरकार ने किया। पटोले साहब माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं पटोले साहब, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता ने आके कहा कि फिरोजपुर के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस मुद्दे को बड़ा होता जा रहा है और चुनाव सर पे हैं, जहां पे पंजाब से लेकर के यूपी तक। नहीं, देखो, आपको याद होगा कि पंजाब में भी क्या हुआ, पूरे देश ने देखा कैसे उन्हें रूट बदले और क्या हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें इंक्वायरी लगाई है। लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी पुलिस ने उसको पकड़ा है। हमने आज उनके ऊपर, बीजेपी के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है हमारे सभी कार्यकर्ताओं को हर पुलिस स्टेशन में। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को समाप्त करने का काम महाराष्ट्र की बीजेपी कर रही है और एक गांव के बदमाश को देश के प्रधानमंत्री की तुलना देने का काम, और मतलब उस तरह आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, की कोशिश, आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी प्रधानमंत्री के? कोई मंशा नहीं थी। हमने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई उल्लेख भी नहीं उसमें हमने किया। आपका जो वीडियो मेरा वायरल हुआ उसमें मैंने जो बात की है लोगों के सामने है। मैंने कुछ भी उस बात का डीएनए नहीं किया। आखिरी जो बात उस गांव के बदमाश की थी, उसको गुंडा बोलते हमारे यहाँ पर, उसके बारे में थी और उसके बारे में हमने किया था और वो पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो बीजेपी जो उनके ऊपर जो लोगों ने, अब इनके ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका है। मोदी जी के बारे में भी लोगों का विश्वास खत्म होने शुरू हो गया है और इसलिए बीजेपी मोदी जी को सिंपैथी मिले जी और बीजेपी की साख और पूरे देश में और बने, इसकी कोशिश वो बार बार करिए। पंजाब का उदाहरण आपने निकाला, पंजाब में कैसा हुआ, पटोले साहब, पूरे देश ने देखा है और देश ने समझा है। पटोले साहब, 2 छोटे छोटे सवाल है मेरे। एक तो क्या आप गोवा में शिवसेना और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ रही है, आप अकेले लड़ रहे हैं? और दूसरा, बीएमसी में क्या आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? बस इतना ही टाइम। देखो, अब वो हाईकमांड जी निर्णय लेंगे कि जो हाईकमांड निर्णय ले रहा है। और लेकिन स्थानिक निकायों का चुनाव हम खुद के बलबूते लड़ रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र में जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हमने अकेले के भरोसे लड़े और महाराष्ट्र में उसके रिजल्ट भी अच्छा आ रहे हैं और इसलिए बीजेपी की जमीन खिसकते जा रही है और इसलिए बीजेपी परेशान है और बीजेपी इस तरह से कुछ भी बात का पतंग बनाकर इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है।
चलिए, आप नाना पटोले साहब, आज इतना ही वक्त है, किसी और दिन फुर्सत में अच्छे से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। नाहिद हसन को सपा ने उम्मीदवार बनाया है, उन पर कई मुकदमे और वो जेल में हैं। इसको लेकर के बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने सपा और साथ ही साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। आइए सुनते हैं। वही नाहिद हसन जिसने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था और कैराना में पलायन के लिए जो जिम्मेदार थे, वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। ब्रेक के बाद आपका एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है। फिरोजपुर रूरल सीट से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अब आम आदमी पार्टी ने वहां से रजनीश दहिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल कल इस सीट से आपके घोषित उम्मीदवार आशु बांगड़ ने पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने आपके लीडरशिप पर तानाशाही का आरोप लगाया है। इस पर आपका कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री उनके उम्मीदवारों को डरा धमका कर और लालच देकर अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं।